मेरे भाई, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। बची है जो खून की एक बूंद भी, तब तक भारत माता का आंचल जो है वो नीलाम नहीं होने देंगे। मेरे भाई, जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, जब तक हम हमारे देश के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो आन बान शान है उसको कभी नीलाम नहीं होने देना है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है सबसे प्यारा देश है, इससे अच्छा कोई दूसरा देश नहीं। सबसे प्यारा देश हमारा भारत देश है। तो सभी के लिए हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की सभी साथियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश के लिए लड़ते रहना है, हमेशा तत्पर रहना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है ना 11th केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसका नाम है क्वांटम संख्या। और इस क्वांटम संख्या से अलग अलग टाइप के जो है ना न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो उन सबको भी हम कंप्लीट करेंगे और जो क्वांटम संख्या नाम का टॉपिक है इसको भी हम पूर्णतः 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, क्वांटम संख्या अगर हमें पढ़ना है, क्वांटम संख्या हमें सीखना है, तो उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्योंकि आपको होगा भी, क्योंकि मैं कई बार इस बेसिक नॉलेज को दे चुका हूं, लेकिन फिर एक बार और मैं रिकॉल आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी चीज बेसिक से ही पढ़ाता हूं, हवा में नहीं पढ़ा देता, ठीक है। चलो, तो बेटा आपको ये तो पता ही है यार कि कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 कक्षाएं कितनी होती हैं, 7। और कक्षाओं में कौन होता है, उपकोष, और उपकोष की संख्या बेटा कितनी है, 4 है। कक्षाएं 7, कक्षा के अंदर उपकोष उत्कोष की संख्या कितनी है, 4 है। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और ये हमारा एफ उपकोष। और आपको ये भी पता होना चाहिए उपकोष के अंदर कौन होता है, कक्षक। उपकोष के अंदर बेटा कौन होता है, कक्षक। तो ये जो डब्बा दिख रहा है ये कक्षक है, जो डब्बा दिख रहा है ना ये कक्षक है। तो एस उपकोष के पास केवल एक ही डब्बा होता है, मतलब एक ही कक्षक होता है। एस के पास केवल कितना कक्षक होता है, एक। अब पी जो उपकोष होता है इसके पास 3 डब्बा होता है, मतलब कभी भी आपको पी देखे तो ऐसे पी बनेगा, है ना। पी के पास कितने डब्बे होते हैं, 3, मतलब पी के पास 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। डी के पास 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं, 5 डब्बा होते हैं। और एफ के पास हमेशा जो छोटे छोटे बना दिए मैंने, ये 7 डब्बे होते हैं, मतलब एफ के पास 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, एस कैसे बनता, पी कैसे बनता, डी कैसे बनता, एफ कैसे बनता, ठीक है। अब इतना याद रखने के बाद बेटा आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब देखो, ध्यान रखना है हमेशा कि जो एक कक्षक होता है इसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। एक कक्षक में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2 भराते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ऐसा, एक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं। तो बताओ इसमें कितने भरे, 2, मतलब एस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही होंगे। एस में कभी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। एस 2 से कम तो हो सकते, क्योंकि किसी परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो वो 2 नहीं भर पाएगा। तो 2 से कम तो हो सकते, लेकिन 2 से कभी ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। पी उपकोष में कितने होते हैं बेटा, 3 डब्बा होते हैं, मतलब 3 कक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डी उपकोष की, तो डी उपकोष में 5 डब्बा होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने भराएंगे इसमें, 10 भराएंगे। और एफ में कितने भराएंगे, 14। तो इस बात को आपको याद रखना है, एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं। और आपका जो डी है, डी में आपके 10 और एफ में कितने होते हैं, 14, है ना। एक कक्षकों की संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यही चीज आपको काम आने वाली है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो क्वांटम संख्या है इस पर। ये क्वांटम संख्या आखिर में होती क्या है। तो बेटो आप देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा भी है क्वांटम संख्या, बिल्कुल संख्या। क्वांटम संख्या एक संख्या ही है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ही है। बट ये कौन सी संख्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो बेटा ये क्वांटम संख्या संख्या ही है, लेकिन ये क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जानकारी देती है। अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित सर क्या जानकारी देगी, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित बेटा हमें ये जानकारी देगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में है, ठीक है। कक्षा में कौन सी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी कक्षा में है। अच्छा, कौन सी कक्षा के अलावा, कक्षा में मिल गया तो कौन से उपकोष में है, ये हमें पता करना, ठीक है। अब उपकोष मिल गया तो भाई कौन से कक्षक में है,
ये पता करना। अब कक्षक मिल गया मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है। ये क्या पूरी समस्त जानकारी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो देती है वो क्वांटम संख्या ही है। क्वांटम संख्या हमें ये बता देती है कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी कक्षा में है या कौन से कोष में है या कौन से कक्षक में है या इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो क्या है। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या को देखकर आप बता सकते हो कि कक्षा पहली है, दूसरी है ना, तीसरी है या चौथी है। आप उपकोष बता सकते हो, एस है, पी है, डी है या एफ है ना। आप कक्षक बता सकते हो, एस का कौन सा कक्षक है, पी में जैसे 3 कक्षक होते हैं, पी में कितने कक्षक होते हैं 3, तो पी का ये वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, इसमें है या इसमें है, डी के कौन से कक्षक में, ये पूरा बता सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन को ये बता सकते हो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है या नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित समस्त जानकारी देने वाली जो संख्याएं हैं उनको प्यारे साथियों हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्याओं की संख्या 4 है। कितनी है? 4, जिसमें पहली संख्या जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, है ना। मेन क्वांटम नंबर होता है, इसको हम n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n, स्मॉल n दिख रहा है, इसको स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। और ये जो स्मॉल क्वांटम संख्या n है, इसको हम कक्षा, ये जो क्वांटम संख्या हमें कक्षा के बारे में जानकारी देती है। विशेष बात को याद रखना, मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कक्षा कौन सी है? पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी है, चौथी है या पांचवी। ठीक है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? n से। तो ध्यान से सुनो इधर, अगर n का मान कभी आपको 1 मिल रहा है, n का मान आपको कभी कितना मिल रहा है बेटा? 1 मिल रहा है, तो आपको कक्षा पता चल जाएगी कि भाई ये पहली कक्षा, क्योंकि 1 मतलब पहली कक्षा। और अगर n का मान 2 मिल रहा है, दूसरी कक्षा, n का मान 3 मिल रहा है, तीसरी कक्षा, n का मान 4 मिल रहा है, चौथी कक्षा। मतलब n का मान जितना होगा वो आपको कक्षा को बताएगा। ठीक है, क्लियर है? कक्षा को बताएगा, है ना। दूसरी क्वांटम संख्या द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। और ये जो क्वांटम संख्या हमें उपकोष के बारे में जानकारी देती है, मतलब ये बताएगी कि s उपकोष है, p है, d है या f है, कौन सा उपकोष है ये बता देगी आपको। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम m से व्यक्त करते हैं, और ये हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है कि कक्षक कौन सा है, कक्षक कौन सा है। जैसे p है, अगर p उपकोष है तो p का कौन सा कक्षक है, ये है या फिर ये है। कोई d है तो d का कौन सा कक्षक है, ये हमें बता देगी पूरे बारे में। ठीक है, चलो। और चक्रण क्वांटम संख्या जिसको s से व्यक्त करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएगी, हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है। ये हमें समस्त जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक क्वांटम संख्या को बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्वांटम संख्या जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। एक कक्षा के बारे में जानकारी देती है, जिसे हम n से व्यक्त करते हैं। आओ जरा ध्यान से समझो। तो इसमें आप डालना बढ़िया से हेडिंग मुख्य क्वांटम संख्या, ये डाल लोगे और उसमें आप एक लाइन लिख लेना, यह क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में जानकारी देती है। इतना आप नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल पूरा जमा दिया तो इतना लिख ही सकते हो। यह क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में जानकारी देती है, इसे n से व्यक्त करती है। ये 2 पॉइंट लिख लोगे या डायरेक्ट थ्योरी में लिख लेना। क्लियर है? ठीक है। अब जहां n बराबर 1 अगर है तो कक्षा कौन सी होगी? पहली। ठीक है, n बराबर 2 है तो कक्षा होगी दूसरी। ठीक है, n बराबर 3 है तो कक्षा तीसरी, और n बराबर 4 है तो कक्षा कैसी होगी? चौथी होगी। तो इसी कक्षा, इस एक कक्षा के बारे में जानकारी देती है, इसे n से व्यक्त करते हैं। और जहां n बराबर 1 2 3 4 कक्षा के बारे में जानकारी मिल गई। अब ये हमें समझ में आ गया सर, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हम कक्षा 1 है 2 है ये कैसे पता करें, ये और बता दो। तो देखो, आपको क्वेश्चन मिलेगा कक्षक के रूप में, आपसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि भाई 1s2 की चारों क्वांटम संख्याएं निकालो, या फिर 2p6 की चारों क्वांटम संख्याएं निकालो, या 3d6 की चारों क्वांटम संख्याएं मिला। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेटा इसमें जो आपको आगे नंबर लिखा है, ये जो आगे नंबर लिखा है वो आपसे ये कह रहा है कि भाई जो s है वो कौन सी कक्षा का है? पहली कक्षा का। ये जो एक जो संख्या लिखी, जो आगे जो संख्या लिखी होती है वो बताती है कि जो s उपकोष है वो कौन सी संख्या, कौन सी कक्षा का है। तो ये s के आगे 1 लिखा है मतलब s पहली कक्षा का है।
P के आगे 2 लिखा है मतलब P दूसरी कक्षा का है, D के आगे 3 लिखा है मतलब D तीसरी कक्षा का है ना। तो अब ये जो संख्या होती है वो n का मान होती है, वो n का मान होती है ना। तो यहाँ पर इसके लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा, इसके लिए कितना होगा 2, और इसके लिए कितना होगा 3, क्योंकि जो आगे संख्या लिखी होती है वो कक्षा की आपको बताती है कि एक कक्षा कौन सी है, तो n का मान कक्षा ही को बताता है। तो यहाँ से जो आगे मान लिखा है इसको देखकर आप n का मान बता सकते हो। क्लियर है कहानी। ये देखो जहां n बराबर आपका 1 2 3 कक्षा हो सकती है, ठीक है। अब कैसे मान निकालना वो बता दिया। तो पहली क्वांटम संख्या आपकी होती है खत्म। आ जाओ दूसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 पॉइंट तो आप बना ही सकते हो। यह उपकोष के बारे में जानकारी देती है, इसे एल से व्यक्त करती है। यह उपकोष के बारे में जानकारी देती है, इसे एल से व्यक्त करते हैं। 2 पॉइंट आपने बना लिए, 2 आप अपनी कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपको जानना जरूरी है, वो आपको सीखना जरूरी है। आओ जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। तो देखो अब तीसरा 2 पॉइंट तो आपने लिख दिए, उपकोष के बारे में जानकारी देती है, इसे एल से व्यक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना जरूरी है कि भाई जो एल है, एल का मान n पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है, l पर निर्भर करता है। तो सर ये बात समझ में नहीं आई, कैसे निर्भर करता है। जो बेटा जो l है, l का मान n पर निर्भर करेगा, बट सर कैसे निर्भर करेगा वो और बता दो। तो बेटा जो l है, इस l का मान क्या होता है, l का जो मान होता है ना बेटा, वो l बराबर 0 से n-1 तक होता है, n-1 तक। मतलब l के जो मान होंगे ना वो l बराबर 0 से कहां तक होंगे बेटा, n-1 तक। समझ में नहीं आया, समझोगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर बेटा मैं n के मान लिखूंगा, यहाँ पर बेटा मैं l के मान लिखूंगा। किसके मान लिखूंगा, l के मान लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर l के कुल मान, यहाँ पर l के जो कुल मान है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर बेटा मैं आपको कक्षक के बारे में जानकारी दूंगा। किसके बारे में, कक्षक के बारे में, सॉरी उपकोष के बारे में, क्योंकि उपकोष बताता है ना, तो यहाँ पर मैं उपकोष के बारे में जानकारी आपको दूंगा। ध्यान से सुनो बेटा, अगर n का मान 0 है, n का मान क्या है 0, n का मान वैसे कभी 0 नहीं हो सकता, कक्षा का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कक्षा 0 तो परमाणु नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा n बराबर 1 तो स्टार्ट होगा। अगर n का मान 1 है तो l का मान क्या होगा, तो बेटा l का मान जो है ना, l बराबर 0 से n-1 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, l बराबर 0 से n-1, ठीक है। तो ये तो आपका 0 ही रहा, ये तो आपका 0 ही रहा कि नहीं। अब n-1, n की जगह कितना रखो, 1 रखो। जब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 से 0, l का मान है वो 0 से 0 तक है। अब 0 से 0 तक जाओ मतलब 0 ही आएगा, 0 से 0 तक जाओ मतलब क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा, है ना। और जब l का मान 0 आया तो कुल मान l के हमें कितने प्राप्त हुए, केवल 1 प्राप्त हुआ। और जब एक मान अगर l का प्राप्त हो तो वो उपकोष कौन सा होता है, S उपकोष। कौन सा उपकोष होता है बेटा, S उपकोष। तो ध्यान रखना कि अगर l का मान 0 है तो हमें उपकोष कौन सा प्राप्त होगा, S प्राप्त होगा। आओ, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो टेंशन मत लो, अभी और है, अभी खत्म नहीं कर दिया मैंने। देखो ध्यान सुनो, अब n का मान कितना है 2, तो l का मान l बराबर 0 से n-1 तक होगा, ठीक है। अब l बराबर 0 ये तो ठीक है, l बराबर 0 ये तो ठीक है, से कहां तक होगा, n-1 तक। अब n की जगह हमें कितना रखना है 2, अब n की जगह रख दिया 2, और 2 में से 1 घटाया कितना आया 1, मतलब 0 से 1 तक होगा। l का मान होगा 0 से 1 तक, मतलब 0 से 1 तक जाना है तो पहले आपको 0 मिलेगा और फिर आपको 1 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं। तो आपको l के कुल मान कितने प्राप्त हुए, 2, है ना। कुल मान कितने प्राप्त हुए, 2। तो 0 पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, s। 0 पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, s, और 1 पर बेटा प्राप्त होगा आपको p, है ना। मतलब आपको 2 उपकोष प्राप्त होंगे, एक s का भी और एक p का भी। मतलब पहली कक्षा, अगर पहली कक्षा है तो केवल उसमें एक उपकोष होता है, S उपकोष, और दूसरी कक्षा है मतलब उसमें 2 उपकोष होते हैं, क्योंकि L के 2 मान प्राप्त हुए, मतलब दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, S और P। तो 0 पर होता है S और 1 पर होता है P। अगर L का मान बेटा 3 है तो N का मान 3 है तो L का मान क्या होगा, 0 से 3 - 1 मतलब 2, है ना। मतलब 0 से कहां तक होगा बेटा, 2 तक होगा। 0 से 2 तक जाओ, एक 0
1 और फिर रहा 2, मतलब L के कुल मान कितने प्राप्त होंगे 3, मतलब तीसरी कक्षा में आपके L के 3 मान प्राप्त होते हैं, मतलब 3 उपकोष होते हैं तीसरी कक्षा में। तो 0 पर तो S, 1 पर होता है P और 2 पर होगा बेटा D, तो हमें 3 उपकोष यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अब 4 है तो 0 से कहां तक होगा बेटा 3 तक होगा। अब तो आप वैल्यू रख ही सकते हो, समझ ही सकते हो, है ना। 0 से आपको 3 तक जाना है, 0 1 2 और ये 3, तो आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे 4। 0 पर S, 1 पर P, है ना, 2 पर D और 3 पर बेटा F, मतलब 4 उपकोष आपको प्राप्त होंगे, मतलब चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं। क्लियर हुआ बेटा बात। ये जो है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, जमा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में एक टेबल यहाँ पर बेटा बता रहा हूं, आप उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं L बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं उपकोष बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ उपकोष। तो आप बताओ, इस टेबल से ही बना रहा हूं, 0 अगर L का मान 0 था तो केवल कौन सा उपकोष था S, तो ध्यान रखना L का मान 0 होगा तो S, मतलब S के लिए L का मान कितना होता है 0, 1 होगा तो P, 2 होगा तो D और अगर आपका 3 होता है तो F, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि अगर F उपकोष है तो 3 होगा L का मान, D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0। देखो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखो ये मैंने एग्जांपल समझाया था, जैसे ये 1s2 पकड़ लो आप, 1s2 n का मान कितना है 1, क्योंकि आगे संख्या लिखी है 1। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा L का मान इसके लिए कितना होगा, तो आप देखोगे सर इसमें तो S है, इसमें तो क्या है S है। अब जब S है तो S के लिए L का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर L हो जाएगा 0। अब अगर आप इसके लिए पूछने लगो तो सर इसमें तो P है और P के लिए L का मान कितना होता है 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और D के लिए कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा। आप अगर समझ रहे हो तो बेटा ये व्हाइट बोर्ड बहुत कमाल का है, क्योंकि मैं भी स्मार्ट बोर्ड नहीं ले सकता, लेकिन मैं 100% आपको पूरा 100% दे रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो दो अंशी क्वांटम संख्या है उतनी थ्योरी, फिर ये तीसरा पॉइंट और फिर ये लिख लेना, आपको 100% समझ में आ गया होगा बेटा। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ेंगे अगले, तो नेक्स्ट क्वांटम संख्या हमारी है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम m से व्यक्त करते हैं, और m जो है वो कक्षक के बारे में जानकारी देता है। तो 2 पॉइंट तो आप खुद लिख सकते हो, यह कक्षक के बारे में जानकारी देती है, इसे m से व्यक्त करते हैं। यह कक्षक के बारे में जानकारी देती है, इसे m से व्यक्त करते हैं। ये 2 पॉइंट तो आप खुद ही लिख सकते हो, इसमें मुझे लिखने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि भाई मैं लिखवाऊंगा या आप तब लिखोगे, ठीक है। तो तीसरी क्वांटम संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ में नहीं आती अक्सर बच्चों को, लेकिन आप समझ लोगे तो फिर भाई मैं समझाऊंगा, 100% समझ में भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गधे बच्चे होते हैं या फिर यूं कहें जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आती, ठीक है। चल बट आप तो अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख लिया, कक्षक के बारे में जानकारी देती है, इसे m से व्यक्त करते हैं, 2 पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा, जो m है, m का मान l पर निर्भर करता है, m का मान l पर निर्भर करता है। सर ये कौन सी बात हो गई, करता है, बिल्कुल यार ये कोई सी बात नहीं। जैसे L n पर निर्भर करता था तो m l पर निर्भर करेगा। अच्छा सर ऐसा है, तो सर ये L जो m है l पर निर्भर करता है, बट कैसे करता है, तो बेटा ये देखो जो m है, m का जो मान होता है ना बेटा, -l से +l तक होता है। सर ये समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो बिल्कुल यार बेटा मैं तो अच्छे से ही समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, एग्जांपल समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर L के मान लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बेटा M के मान लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर M के जो कुल मान है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल मान। और ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है बेटा, कक्षक के बारे में। तो हमें एक कक्षक के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कक्षक कौन सा है वो ये बताएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखो L का मान 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बेटा L का मान 0 है, L का मान क्या है 0, तो M का मान क्या होता है बेटा -l से +l तक। सर समझे नहीं, तो बेटा L, अब L का मान हमने 0 रखा ना, तो आप L की जगह 0 लो ना, और यहाँ भी 0 लो, मतलब -0 से कहां तक, +0 तक।
अब -0 से इस +0 तक मतलब क्या है, -0 या +0 कुछ होता है, कुछ नहीं होता ना, तो -0 से +0 मतलब 0, -0 से +0 मतलब 0। और आपको देखो कुल मान आपको कितने प्राप्त हुए, 1। कुल मान कितने प्राप्त हुए, 1, मतलब कक्षक आपको 1 प्राप्त हुआ। ये कक्षक के बारे में जानकारी देती है ना, तो कुल मान आपको कितने प्राप्त हुए, 1, मतलब कक्षक 1 प्राप्त हुआ। और एक कक्षक किसमें होता है, एक कक्षक किसमें होता है बताओ, एस में होता है ना। एक कक्षक मैं आपको पहले ही नॉलेज दे चुका हूं, तो ये आपको एस के कक्षक बनाएगा। किसके बताएगा बेटा, एस के कक्षक बताएगा। और एस में बेटा केवल और केवल एक कक्षक होगा, और ये एक कक्षक एस। अगर एल का मान 0 है तो एम भी आपका 0 ही होगा, और वो 0 अगर एम का मान है तो वो कक्षक कौन सा होगा, एस का कक्षक होगा। और एस में एक ही कक्षक है, यही होगा। अगर बेटा L का मान 1 है, L का मान कितना है, 1, तो M कितना होगा, M कितना होगा, तो देखो अब L की जगह 1 रखो, तो -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। आपको बेटा संख्या रेखा के बारे में नॉलेज है क्या, संख्या रेखा में बीच में क्या होता है बेटा, 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब इस तरह बेटा जब जाते हैं तो आपको -1, -2, -3, -4 इस तरह माइनस वाले मान मिलते हैं, इस तरह प्लस वाले। तो देखो L का मान 1 है तो M का क्या होगा, -L से +L तक होगा। -L से कहां तक होगा बेटा, +L तक होगा। अब -L से +L तक L का मान 1 है तो ये आपका -1 से -1 से कहां तक होगा बेटा, +1 तक होगा। अब -1 से +1 तक जाओ, ये -1 है, -1 के बाद 0 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा, मतलब -1 आपका 0 और ये आपका +1, यही होगा ना, ठीक है, यही होगा ना। तो आपको देखो कुल मान कितने प्राप्त हुए, 1, 0, +1, 3 मान प्राप्त हुए। और बताओ 3 मान प्राप्त हुए M के, मतलब कक्षक 3 है, और 3 कक्षक किसमें होते हैं बेटा, P में होते हैं। तो P के आपको 3 कक्षक प्राप्त हुए, है ना। कितने कक्षक प्राप्त हुए बेटा, 3। तो देखो -1, 0 और +1, ये मान कैसे लेके जाएंगे इन कक्षकों पे, तो ध्यान से सुन लो बेटा। जो पहला मान होता है वो पहले कक्षक पर लिखा जाता है, दूसरा मान दूसरे कक्षक पर, और तीसरा मान तीसरे कक्षक पर। अगर आपका L का मान -1 आ रहा है तो ये कक्षक होगा, 0 आ रहा है तो ये होगा, और प्लस आ रहा है, +1 आ रहा है तो ये, समझ गए, ठीक है। L बराबर 2 है तो बेटा M का मान क्या होगा, -2 से +2 तक, -2 से कहां तक होगा बेटा, +2 तक। अब आपको -2 से +2 तक जाना है, मतलब यहां से यहां तक जाना है, तो -2, ठीक है, -1, ठीक है, फिर 0 और फिर +1, और ये रहा आपका +2। टोटल आप देखो कितने कक्षक प्राप्त हुए, 5। और 5 बेटा किसमें होते हैं, तो 5 होते हैं सर डी में। कितने होते हैं, डी में होते हैं। तो ये मैंने 5 कक्षक बना दी। सर 5 मान ये कैसे लिखेंगे इनके ऊपर, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, ये -2, ये -1, ये 0 और ये +1 और ये रहा +2। आई होप आपको मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ आई गई होगी और अच्छे तरीके से ये बात समझे होगे। आगे अगर L का मान 3 है तो M -3 से कहाँ तक जाएगा बेटा, -3 से +3 तक। अब -3 से +3 तक जाना है बेटा, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3, -2, -1, 0, +1, है ना, +2 और ये रहा +3। तो टोटल 7। और 7 किसमें होते हैं बेटा, F में होते हैं। किसमें होते हैं, F में होते हैं। 7 कक्षक बेटा किसमें होते हैं, F में होते हैं। मतलब आपको F के कक्षक प्राप्त होंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मान कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग कर दो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये रहा +3। ये आपको बहुत अच्छे से ये टेबल याद रखनी है, ये मान याद रखने हैं कि M का मान -L से +L तक होगा। जो L का मान होगा उसके आधार पर M का मान निकाला जाएगा। ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इनको मैं अप्लाई करना भी आपको बेटा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और कहो तो अब भी हाल में M का जो मान है ना अप्लाई करना बता देता हूँ। चलो समझो, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। जैसे हमसे बेटा बोला है 2p6 है ना, 2p6 में आपसे बोला है बेटा 5वें इलेक्ट्रॉन की। कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन की बेटा, 5वें इलेक्ट्रॉन। देखो 2p6 बना लिया। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि इसके ऊपर 6 लिखा है।
है ना। अगर इसकी चारों सॉरी 3 m का मान निकालना है तो बेटा आपको करना क्या पड़ेगा, पहले जो आपका p है, p यहाँ पर बगल में इसके साइड में बना लो आप, p आप बेटा बना लिया करो। जब भी क्वांटम संख्या निकाला करो तो जो ओपोज होता है उसको साइड में क्या कर लिया करो, बना लिया करो। जैसे p है तो p को बना लो, s है तो s को बना लो, d है तो d को बना लो, f है तो f को बना लो। ठीक है, तो हमारे पास p है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को भरो। तो पहले तो बेटा एक एक भरे जाते हैं, पहले तो भरे जाएंगे एक एक, ऊपर ऊपर वाले भरे जाएंगे। तो 1 2 3 भर गए, कितने और भरने हैं, 3 और भरने हैं क्योंकि 6 है ना टोटल। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, डबल करते हैं। तो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। तो पहले हमने ए भरे 1 2 3, फिर ये वाले भरे 4 5 6। हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की चाहिए बेटा, पांचवे की चाहिए। तो 1 2 3 4 5, पांचवा ये है ना, पांचवा ये है ना। तो इसको आप क्या कर लिया करो, टिक टिक कर लिए करो कि हमारा फिफ्थ है। इसके लिए हमें बताना है। तो बताओ बेटा n का मान आप आता है ना, आपको पता, n का मान आपको पता है, n कितना है बताओ। तो n जो संख्या होती है वो होती है, तो n का मान 2 है। ठीक है, l बताओ कितना है। तो बताओ बेटा p के लिए l कितना होता है, बताओ। अभी बताया था ना p के लिए कितना होता है, थोड़ा सा आप पलट के देख लो, पेज लिख रहे हो ना, हाँ पलट के देख लो। p के लिए कितना होता है बेटा, तो p के लिए कितना होता है, 1 होता है। अब L का मान 1 है, L का मान कितना है बेटा, 1 है। L का मान कितना है, 1। तो L का मान 1 है, तो m क्या होगा, -1 से +1। तो -1 से +1, -1 0 और ये +1। आपको बेटा ये यहाँ नहीं लिखना, ये आपको यहाँ नहीं लिखना, ये मान आपको यहाँ नहीं लिखना, ये मान आपको कहाँ लिखना है, इसके ऊपर। तो L का मान 1 है तो m -1 से +1, तो ये -1 फिर 0 और ये +1, वो हमने इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर लिख लिया। अब हमें पांचवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताना है। पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें है, पांचवा इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें। तो इसके लिए m का मान कितना है, 0, तो ये लिख दिया हमने 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चौथी क्वांटम, तो मैंने m के मान जो s का मान अभी वो बताया नहीं, बट टेंशन मत लो, अब भी के अब भी बता दे रहा हूं। देखो चक्रण क्वांटम संख्या s से व्यक्त करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर। तो टेंशन मतलब बेटा आपको भी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की ओर है, अगर मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा है ऊपर की ओर, तो जो बेटा s होता है ना, s का मान होता है +1/2। s प्लस का मान कितना, सॉरी s का मान क्या होता है बेटा, +1/2। लेकिन बेटा कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की ओर मिले, कहाँ की ओर मिले, नीचे की ओर, तो जो बेटा s है, s का मान होता है -1/2। बस इतना ही इसमें बताना था और इसमें ज्यादा नहीं बताना। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो इसका मान +1/2 होगा, और नीचे की ओर है मतलब -1/2 होगा, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, इसमें यही लिखना था और कुछ ज्यादा नहीं बताना था। ठीक है, चलो अब बताओ पांचवा इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे की ओर है ना, अब नीचे की ओर है तो इसका मान क्या होगा, -1/2। तो ये हो गया -1/2। बात समझ आई, बात समझ में आई, ठीक है, बिल्कुल आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हम मिटा लें, आपको प्रैक्टिस 100% कराएंगे, पूरा सिखाएंगे। इसको मिटा दें, ठीक है, इसको हमने बेटा मिटा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक अगली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनो। अब बेटा हमारे पास लिखा है, हमने लिख दिया 3d5 में, अच्छा 10 ही लिख दिया, 3d10 में तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। तो भाई 3d10 में कौन से इलेक्ट्रॉन की बताना, तीसरे की। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखा करो 3d10, अभी लिख लिया। अब हमने क्या बोला था बेटा, जो भी यहाँ पर कोष रहा करे उसको बगल में बनाया करो। डी कोष है तो डी को क्या करो, बगल में बना लो। तो डी में कितनी कक्षा होती है, 5, 1 2 3 4 5, 5 ही कक्षा होते हैं, बना लिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 को भरना है ना, तो पहले एक एक भराए जाते हैं। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, कितने हो गए, 5 हो गए ना, कितने भरा गए, 5। ठीक है, अब 5, अब 10 भरने हैं ना, तो ये 5 के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां और ये 10वां, है ना। तो मतलब ये जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बाद में भराए जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक एक भरे जाते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, तीसरा। तो तीसरा पकड़ो कहाँ है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये रहा तीसरा। तो ये आपका तीसरा है ना, तो ये हमने लिख दिया कि ये थर्ड है। इसके लिए हमें बताना है, तो n
एल एम, यही बताना ना सब कुछ। अब ध्यान से सुनो, अब एन एल एम एस के मान बनाना। देखो एन कितना है, तो जो संख्या होती है वो तो एन होता है, तो एन का मान कितना है 3। अब L क्या होगा, तो बेटा जो उपकोष होता है वो L उपकोष को बताता है, तो उपकोष देखो कौन है, D है, और D के लिए L का मान हमने अलग से टेबल बनवाई थी, उसमें बताया था। तो D के लिए कितना होता है 2। अब D के लिए 2 है, तो अब M क्या होगा, तो भाई M तो है वो L के ऊपर डिपेंड करता है, और -L से +L तक होता है। मतलब L का मान 2 है तो M क्या होगा, -2 से +2, मतलब, और ये -2 से +2 हम कहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर, है ना। तो ये -2 है ना, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2, ये लिखते हैं। तो अब हमें देखो कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, हमें तीसरा, और तीसरा इसमें है, इसमें है ना, तो अब इसमें है तो L का मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, तो आप देख रहे हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है। अगर ऊपर